डॉक्टर शुक्रिया जी, मोनिका श्रीवास्तव जी, मोनिका अवस्थी जी, डॉक्टर अंशुमाली। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अंशुकेरिया जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्हें आज गांधी जी के बारे में बातें करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। अंशुमाली जी को विशेष तौर से उन्होंने तो अच्छी अच्छी बातें की हमारे बारे में, जिनमें से कुछ उनका स्नेह है और कुछ तो ऐसी है जो कह दी जाती है। पर आप सब लोगों को बात करते हुए आपसे मुझे अच्छा लग रहा है। हम जब आज गांधी के बारे में बात करते हैं कि अभी हाल में उत्तर प्रदेश में दो बड़ी घटनाएं हो गई हैं, हाथरस और बलरामपुर। हाथरस और बलरामपुर की घटनाएं दो तरह की हिंसाओं को का प्रतिनिधित्व करती है। एक हिंसा है स्त्री के खिलाफ, दूसरी हिंसा है उस जात समूह के खिलाफ जिन्हें भारतीय समाज में अस्पृश्य या कहना चाहिए समाज का सबसे निचला पादान परिस्थिति कहा गया है। इसलिए जब हम गांधी की प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हम पहले तो ये गांठ में बांध लें, गांधी ने आजीवन दो मुद्दों पर अपनी राय बराबर कायम रखी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदू स्वराज में कही गई बहुत सारी बातों को गांधी जी धीरे धीरे छोड़ते गए और सन 38 तक आते आते उन्होंने काफी कुछ हिंदू स्वराज के बारे में अपनी मान्यताएं बदल दी और स्त्रियों की बराबरी का सवाल, अस्पृश्यता के निवारण का सवाल उनके साथ जिंदगी भर बना रहा, ये ध्यान रखने की बात है। इसलिए जो हाल में घटनाएं घटित हुई हैं उस संदर्भ में हमें और ज्यादा शिद्दत के साथ गांधी को याद करना चाहिए कि अगर ऐसी हिंसा लगातार होती रही है या हो रही है तो निश्चित तौर पर हम गांधी को मुंह दिखाने लायक नहीं है और आज उनके 150वें जन्मदिन पर तो हमें थोड़ा अपराध बोध होना चाहिए इस बात का। मैं अपनी बात इस अपराध बोध के साथ शुरू करते हुए कुछ बातें शुरुआत में सूत्र वाक्य के रूप में कहूंगा और फिर उनको मैं थोड़ा सा विस्तार देना चाहूंगा। पहली बात ये है कि गांधी जी हमारे भारतीय पुनर्जागरण के प्रतिनिधि व्यक्तित्व है। तो भारत पुनर्जागरण की बात होती है तो नए सिरे से चीजों को खोजना और तार्किकता की कसौटी पर समाज को, सामाजिक प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश करना। गांधी इस मामले में भारतीय पुनर्जागरण के सही प्रतिनिधि हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। अभी जोड़ना चाहता हूँ कि गांधी के जीवन में कहीं भी ठहराव नहीं है, कहीं भी रुकने की स्थिति नहीं है, जिसे हम चरैवेति कहते हैं। तो गांधी लगातार चलते रहने वाला एक व्यक्ति है जिसके लिए गति सबसे महत्वपूर्ण है और ऐसे गतिशील व्यक्तित्व के बारे में जब हम बात करते हैं उनके जीवन के कुछ जरूरी प्रसंगों की चर्चा जरूर की जानी चाहिए और जिनमें मैं सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है, गांधी जी का जितना भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है वो उनके इंग्लैंड जाने के बाद होता है और उस समय उनकी अवस्था केवल 19 वर्ष की है। ध्यान देने की बात यह है कि गांधी 19 से 22 साल की उम्र जो सबसे कहना चाहिए नौजवानी की शुरुआत के वर्ष होते हैं, उन वर्षों में गांधी सारे धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों की बारे में उनकी जिज्ञासा है और वो कोशिश करते हैं उन तंतुओं को तलाश करें वो तंतु सभी धर्मों में समान है। एक तरह की समन्वयवादी दृष्टि गांधी कर रहे थे अपने इंग्लैंड प्रवास के दौरान में दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान
विभिन्न धर्मशास्त्रों का बहुत ही गंभीर अध्ययन किया। जिन किताबों ने उन पर विशेष प्रभाव डाला उनमें ये तो चर्चा होती ही है, न्यू टेस्टामेंट का असर रहा गांधी पर, गीता का असर रहा, और गीता में भी खास तौर से 62वें दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक का, और उसके बाद के जो श्लोक हैं दूसरे अध्याय में, जो विषय वासना से, जो मोह से, जो किसी भी तरह की माया ममता से मुक्ति पाने की बात करते हैं, उनका प्रभाव रहा। और एक जिक्र कम आता है एक बात का, वो ये गांधी पर बुद्ध की जो बायोग्राफी थी वो लिखी थी आर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया के नाम से, उस किताब का काफी असर पड़ा। और ये किताब थॉमस कार्लाइल की किताब थी, पुरानी किताब थी, 1841 की छपी हुई। इस किताब का नाम था हीरोज, हीरो वर्शिप और हीरोइक इन हिस्ट्री, यानी नायक पूजा, इतिहास में जो नायकत्व की परंपरा है। ये थॉमस कार्लाइल की किताब थी, इसने गांधी को बहुत ही प्रभावित किया और इससे वो इस्लाम धर्म की मान्यताओं के संपर्क में आए। न्यू टेस्टामेंट की मैंने बात की ही, ईसाइयत के बारे में उनका विशेष आकर्षण बढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में आकर्षण बढ़ा। और जब वो दक्षिण अफ्रीका आए तो उन्होंने और ज्यादा समय दिया धर्मशास्त्रों के अध्ययन पर। वहां उन्हें किताब और पढ़ने को मिल गई, वाशिंगटन इरविंग की किताब है द लाइफ ऑफ मोहम्मद एंड हिज सक्सेसर्स, पैगंबर मोहम्मद और उनके उत्तराधिकारी या उनके बाद के मानने वाले, ये किताब पढ़ने आनी। तो गांधी ने कई सारे प्रभाव एक साथ ग्रहण किए, जिसमें उन्हें इस्लाम के पैगंबर का और उनके साथियों का एक व्यवहार बहुत ही पसंद आया, उनकी सादगी, उनकी कुर्बानी का उनका जज्बा, और सबसे बड़ा जज्बा ये कि किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में धैर्य न खोना, साहस को बनाए रखना, बेखौफ रहना, ये ध्यान देने की बात है। गांधी ने ये जो सारे व्यवहार ग्रहण किए थे उसमें इस्लाम का यह खास असर गांधी पर यह पड़ा, इस्लाम से उन्होंने बराबरी की अवधारणा, उनको लगा कि कमाल है, एक ऐसा धर्म भी है कि जहां कोई जाति का, स्तर का कोई गैर बराबरी है ही नहीं। और तब उन्हें थोड़ा सा सोचना पड़ा कि भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता है, जो छुआछूत है, जो सामाजिक गैर बराबरी है, उससे उनको थोड़ी सी विरक्ति हुई, गांधी को परेशानी हुई। और इस तरह से गांधी ने कदम दर कदम अपने को तैयार किया सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए। इसी संदर्भ में एक बात कहनी और जरूरी है, और वो ये कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि गांधी के व्यक्तित्व का निर्माण तो अपने परिवार की सनातनी वैष्णवी परंपरा से हुआ है। तब हम याद दिलाना चाहते हैं कि गांधी ने जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी बनाया, उसमें उन्होंने सनातन धर्म के जो भी संस्कार ग्रहण किए थे, वो संस्कार केवल इतना था कि अपने से बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। बाकी उन्होंने जो कुछ भी उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, वो पश्चिम की उदारवादी कहना चाहिए जो परंपरा थी, उस परंपरा का असर पड़ा गांधी पर। पुनर्जागरण की परंपरा थी। पुनर्जागरण की परंपरा का बुनियादी तत्व क्या है? रेशनैलिटी, विवेक, तात्विकता। हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसा जाएगा। और गांधी ने माना कि धर्मशास्त्रों में भी अगर ऐसी कोई बात है तो तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती,
उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। ये कहने का साहस गांधी में उन्हीं दिनों आ गया था जब उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था। ये ध्यान देने की बात है। फिर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, गांधी ने अब दक्षिण अफ्रीका रहते हुए तो बड़े काम किए, बाकी कामों को जिक्र नहीं करूंगा। गांधी ने पहला जो राजनीतिक दस्तावेज तैयार किया अपनी जिंदगी का, वो दस्तावेज था, वहां जो प्रवासी भारतीय व्यापारी थे उन व्यापारियों के पक्ष में सरकार को एक प्रतिवेदन देना। ये उनका द्वारा लिखा गया पहला पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट था, ये दर्ज किया जाना चाहिए। और गांधी जी का जो पहला राजनीतिक कर्म था, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, वो थी कि वहां पर एक नियम बनाया गया नटाल में कि जो लोग भारतीय हैं उनको मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो भारतीयों का मताधिकार बहाल करने के लिए उन्होंने तमाम भारतीयों को एक मंच पर इकट्ठा किया और उसको लेकर उन्होंने तमाम जनसभाएं की और विरोध प्रकट किया सरकार के सामने, जिसका नतीजा यह हुआ कि जो कहना चाहिए शुल्क देना था मतदाता बनने के लिए 25 पाउंड का, तो सरकार को घटाकर 3 पाउंड करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी का पहला राजनीतिक दस्तावेज भी लिखा गया तो पहला राजनीतिक कर्म भी शुरू हुआ। और यहां मैं एक बात का जिक्र कर दूं, जिस समय 1893 में वो डॉक्यूमेंट लिखा गया और जिस समय 1894 में गांधी जी ने मतदान के लिए संघर्ष किया, उस समय गांधी जी की अवस्था 25 वर्ष भी नहीं हुई थी। यानी 25 वर्ष की अवस्था तक गांधी ने अपने आप को एक प्रतिरोध के प्रतीक पुरुष के रूप में स्थापित करना शुरू कर दिया था। ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है गांधी की संघर्ष यात्रा में, इसे कहना चाहिए। उसके बाद में 2-3 बातों पर आता हूं। पहली बात तो यह कहने की है कि अक्सर ये कह दिया जाता है कि गांधी जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद जो उन्होंने कर्म किया उससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी, उनसे वो महात्मा बने। दरअसल सच्चाई तो ये है कि गांधी ने एक कारनामा और जो किया था दक्षिण अफ्रीका में, तो उनसे पहले दुनिया में किसी राजनेता ने नहीं किया था, किसी सामाजिक कर्मी ने नहीं किया था। वो था 1913 में स्त्रियों का मार्च। एक नियम बनाया था सरकार ने कि जो भी भारतीय हैं, एशियाई हैं वहां पर, उन सबको अपनी शादियों का पंजीकरण कराना पड़ेगा। जिन शादियों का पंजीकरण नहीं होगा वे शादियां मान ली जाएंगी। उसके खिलाफ गांधी ने स्त्रियों का, सिर्फ स्त्रियों का एक बड़ा मार्च आयोजित किया। उससे पहले इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और वो उन महिलाओं को 3 महीने की सजा हुई और उस प्रदर्शन में कस्तूरबा गांधी शामिल थी। जेल जाने वालों में ये बताना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो महिलाओं के सवाल पर, जो भारत के बाहर बसे हुए हमारे प्रवासी भारतीय हैं, उनके संघर्ष के सवाल पर गांधी ने 25 साल की उम्र से पहले ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। इसके बाद गांधी भारत लौटते ही 1915 में। भारत लौटने के बाद उनकी यात्रा की जो पड़ाव हैं वो सबकी जानकारी में है, सभी उन पड़ावों से परिचित हैं, उनको मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। मैं 2 संदर्भों में गांधी के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि गांधी ने अपने हिंद स्वराज में जो कुछ लिखा था 1909 में, उसमें से अक्सर हमारे साथियों को याद रह जाता है केवल कि गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता को नकार दिया था और भारतीय सभ्यता का विमामंडन किया था। तब मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, 1909 में लिखी हिंद स्वराज किताब में गांधी जी ने जो महत्वपूर्ण बातें की हैं, में सबसे महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने कहा कि दुनिया के इतिहास में कहीं भी और खुद भारतवर्ष में भी
धर्म कभी राष्ट्रीयता का आधार नहीं हो सकता है। ये गांधी ने बुनियादी बात कही थी, इसे नोट किया जाना चाहिए। उसी में गांधी जी ने कहा था कि भारत में हिंदू और मुसलमान दोनों समान नागरिक हैं, समान तरह से वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और ऐसा कोई राष्ट्र नहीं हो सकता है जहां हिंदू और मुसलमान साझा रूप से शामिल न हो। ये बात उन्होंने कही थी। और इसी अपनी किताब में उन्होंने स्वराज के बारे में बात की थी, और स्वराज से ज्यादा बड़ी बात उन्होंने की थी कि जिस बात पर उन्होंने स्वराज को आधारित किया था, शारीरिक श्रम की महत्ता। ये कहना कि हर व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना चाहिए, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को हिंदुस्तान की मेहनतकश जनता के साथ जोड़ दिया था, उसके संघर्षों के साथ जोड़ दिया था, ये कहा जाता है। और इसी में उन्होंने दो सिद्धांत प्रतिपादित कर दिए थे जो स्वराज में ही, अहिंसा की बात और सत्ता की। अहिंसा के बारे में उन्होंने कहा भी, जो आपको पता ही है, पूरी किताब संवाद की प्रक्रिया में है। जो सवाल सज्जन उनसे पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा हिंसा के पक्ष में वकालत करते दिखते हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि कमाल है, आपको हिंसा के बारे में बोलते हुए थोड़ी हिचक नहीं हुई, आप कैसे बोल पा रहे हैं हिंसा के पक्ष में। उनका हिंसा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, और हिंसा का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। और फिर उन्होंने दोहराया कि दया धर्म को मूल है, जो तुलसी ने कहा था, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और ये कहना चाहिए, दोहा गांधी को बहुत पसंद था, तो हमेशा कहते थे कि जो काम दया से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, सद्भावना से हो सकता है, वो काम कहीं भी हिंसा से नहीं हो सकता है। और हिंसा से अगर कोई काम होता भी है तो उसके परिणाम हमेशा हिंसक होते हैं। हिंसा से प्राप्त की गई कोई भी चीज हमेशा हिंसा को बढ़ावा देती है, और कभी भी अंत नहीं होता है। और तब गांधी जी कहते हैं कि समाज आज इतना आगे बढ़ पाया है, इसलिए बढ़ पाया है कि लोगों ने युद्ध को नकारा, लोगों ने हिंसा को नकारा, इसलिए समाज प्रगति कर सका है, आगे बढ़ सका। गांधी ने यह भी कहा इसी किताब में, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, कोई भी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना अपने जीवन मूल्यों के लिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और सत्याग्रह का मतलब ही यही होता है कि जहां व्यक्ति सत्ताधारी के खिलाफ, शासकों के खिलाफ, ताकतवर लोगों के खिलाफ अपनी अहिंसा से काम लेता हुआ उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर देता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि दरअसल राजनीति शास्त्र में एक सामाजिक समझौता सिद्धांत है, जिसके बड़े प्रवर्तक रहे हैं हॉब्स, लॉक और रूसो, तीन लोगों ने कहा है। हॉब्स ने कहा है, इन तीनों लोगों ने कहा है मिलकर कि दरअसल जो राज्य बना है उस राज्य की वैधता का आधार है कि लोगों ने उसके लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। तो ये सहमति तब तक रहती है जब तक राज्य नागरिकों के हितों का ध्यान रखता है, तब तक नागरिक राज्य का सम्मान करते हैं, राज्य के नियमों का सम्मान करते हैं। और जिस दिन राज्य नाम की संस्था, अतीत में राजा था, आज लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारें हैं, इसी दिन से शासक वर्ग आम जनता के हितों का ध्यान करना बंद कर देता है, उसी दिन वो शासन सत्ता अपनी वैधता खो देती है। उस दिन नागरिक कह सकते हैं हमें तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं है। और गांधी ने इसी बात पर जोर दिया। गांधी के सत्याग्रह का मतलब था कि सत्ताधारियों से कहा जाए कि जब तक तुम अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, समाज के हित में काम कर रहे हो, तुम्हारे नियम समाज के व्यापक हित में हैं, गरीब के पक्ष में हैं, निर्धन के पक्ष में हैं, तब तक हम तुम्हारे नियमों को, कानूनों को स्वीकार करते हैं, तब तक तुम्हारी सत्ता कानूनी है। मगर जैसे ही तुम गरीबों को परेशान करना शुरू करते हो, तुम्हारे कानूनों से जनता का नुकसान होता है, उस दिन से
तुम्हारी राजनीतिक सत्ता की जो भी वैधता है वो खत्म हो जाती है, लेजिटिमेसी खत्म हो जाती है, तो तब हम तुमको मानने से मना कर देते हैं। सत्याग्रह का मतलब है कि आतताई सत्ता को, उसके नियमों को स्वीकार करने से मना कर देना और आतताई के सामने डटकर खड़ा हो जाना साहस के साथ। ये साहस ही गांधी की बुनियादी चीज है, जिसकी स्थापना उन्होंने हिंद स्वराज में ही साफ साफ कर दी। आज के दिनों में कुछ बातें इन पर अक्सर चर्चा नहीं होती, इन पर चर्चा की जानी चाहिए। एक बात की, गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। अक्सर हम लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हिंदुस्तान के लोग, क्या भाई गांधी जी तो अच्छे हिंदू थे, राम राज्य की बात कर रहे थे, और भूल जाते हैं कि गांधी के राम दशरथ पुत्र राम नहीं थे केवल। राम एक सार्वभौमिक सत्ता थी ईश्वर की, उसके प्रतीक थे राम, ये मान लेना चाहिए। साथ साथ ये भी मान लेना चाहिए कि गांधी ने राम राज्य के बारे में जो कहा है उसको भी थोड़ा हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। गांधी जी ने जितनी बार राम राज्य कहते थे, सब लोग, उस वक्त आपको गौर होगा, उसमें मुस्लिम सांप्रदायिकता चरम पे थी, पार्टीशन से पहले की बातें हैं। तो जो मुस्लिम संगठन थे वो गांधी जी पर आरोप लगाते थे कि आप हिंदू प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, और स्वाभाविक है। तो गांधी ने एक बार नहीं, कम से कम 50 बार कई बैठकों में अलग अलग बताया राम राज्य का मतलब क्या है। मगर गांधी जी ने तीन बार जो बताया राम राज्य के बारे में, मैं 1925 के काठियावाड़ के राजनीतिक सम्मेलन का जिक्र कर रहा था, जिसकी अध्यक्षता गांधी कर रहे थे। गांधी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आप लोग राम राज्य के बारे में, मैं साफ कर दूं कि राम की नस्ल अभी भी खत्म नहीं करना पड़ेगा, इसको भी राम के खत्म नहीं हुए हैं। तो राम अभी तो इसको बहुत से लोग काफी हैं जो बाद में हुए, और फिर वो कहते हैं कि जो इस्लाम के जो 4 पहले के खलीफा हैं, इस्लाम के 4 शुरुआती खलीफा हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, उनका कहना है गांधी का कि जो 4 इस्लाम के खलीफा थे शुरुआती दौर में, इन चारों लोगों ने जो राज्य कायम किया था, राम राज्य था। और कीजिए कि गांधी के मैं भाषण का जिक्र कर रहा हूँ। उन 4 खलीफाओं ने जो राज्य कायम किया वो राम राज्य था, क्योंकि ये लोग इसी पे फोन करके बोले कि हम ये लाइन पे राज्य के लिए बेतहाशा राजस्व इकट्ठा करते थे, राज्य की आमदनी में बढ़ोतरी करते रहते थे। उन चारों की जिंदगी फकीरों की जिंदगी थी, राजकोष से एक पैसा भी नहीं लेते थे, और अपना गुजर बसर कपड़े सीकर करते थे, दर्जी का काम करके करते थे, और बादशाह से ये ध्यान देने की बात है। ये है मेरे राम राज्य का मतलब, ये गांधी ने बताया। उसके बाद गांधी जी ने एक और मौके पर विस्तार से बताया राम राज्य क्या है। ये बात 1945 की है। 1945 की 11 जून को एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप स्पष्ट कीजिए कि आखिर आपका राम राज्य क्या है। उनका, मैं तो लगातार यही बताता रहता हूँ कि हमारा राम राज्य क्या है, फिर भी उन्होंने थोड़ा विस्तार में चर्चा की। तब उन्होंने कहा कि अगर आप धार्मिक रूप से जानना चाहें तो समझ लीजिए मेरा राम राज्य इस धरती पर ईश्वर का राज्य है। ऐसा राज्य तो ईश्वर के बताए हुए मूल्यों से चलेगा, ऐसा आदर्श राज्य है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आप राजनीतिक रूप से जानना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं एक आदर्श कोटि का लोकतंत्र, एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था जहां पर कानून का राज्य होगा और जहां पर हर तरह से जल्दी न्याय दिया जाएगा,
न्याय सस्ता होगा, सबके लिए उपलब्ध होगा, और ऐसा लोकतंत्र होगा जिसमें आम जनता की, गरीब आदमी की भी बराबर की भागीदारी होगी। ऐसा राज्य होगा जिसमें सभी धर्मों के लोगों, बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना धार्मिक भेदभाव के, बिना लिंगगत भेदभाव के, बिना किसी किस्म के क्षेत्रीय भेदभाव के सभी नागरिकों के अधिकार समान होंगे, सभी नागरिकों की शक्तियां समान होंगी, और सभी लोग राज्य की निगाह में बराबर होंगे, कानून का व्यवहार सभी के लिए समान होगा, ये बात है। फिर उन्होंने एक बात और भी देखी, इस राम राज्य में अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी, संगठन बनाने की आजादी रहेगी, और प्रेस की आजादी रहेगी, अखबारों की आजादी रहेगी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा, एक बात और जोड़ दी उन्होंने, और जोड़ा उन्होंने, इस तरह से हमारा राम राज्य एक आदर्श किस्म का लोकतांत्रिक राज्य रहेगा, जिसमें वे सब गांव शामिल होंगे जो आत्मनिर्भर होंगे, समृद्ध होंगे, खुशहाल होंगे, और उन गांव में रहने वाले सभी लोग बिना किसी जाति भेदभाव के बराबर के नागरिक होंगे उस राम राज्य का। अब आप बताइए, ये जो राम राज्य गांधी जी बता रहे हैं, इस राम राज्य का कोई अतीत के किसी राज्य से संपर्क है? दरअसल हम ये कहना चाहते हैं, गांधी के सपनों का राम राज्य एक आदर्श लोक कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा थी। ऐसी आधुनिक अवधारणा जहां बराबरी की बात होगी, क्योंकि सही बात तो ये है कि हमारी भारतीय प्राचीन परंपरा में सब कुछ था, बड़ी अच्छाइयां थी, मगर बराबरी नहीं थी। बराबरी, सामाजिक बराबरी तो थी ही नहीं। सामाजिक बराबरी का नाम तो भारतीय सनातन परंपरा में बराबरी नहीं थी, वहां श्रेणियां बनी हुई थी, और गांधी जी ने श्रेणियों को कभी भी स्वीकार नहीं किया। गांधी का राम राज्य श्रेणी मुक्त समाज है, ऐसा समाज है जो बराबरी पर आधारित है, ये ध्यान देने की बात है। और तब मैं गांधी के राम राज्य की बात करने के बाद मैं जिस बात पर विशेष जोर देना चाहता हूँ, और वो ये कि गांधी को अक्सर, सही बात है, बड़े धार्मिक व्यक्ति थे, तो धर्म का मतलब गांधी के लिए केवल हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या जैन होना नहीं था। गांधी धार्मिक थे इस बड़े अर्थ में, वे सारे धर्मों की, सारे संस्थागत संगठित धर्मों की सीमाओं को पार कर चुके थे। उनके लिए कोई भी धर्म अपने आप में पूर्ण नहीं था, और कोई भी धर्म अपने आप में त्याज्य नहीं था। हर धर्म बराबर था उनके लिए, और हर धर्म की अच्छी बातों को वे अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर रहे थे, और फिर भी महसूस कर रहे थे कि दुनिया का कोई भी धर्म पूरी तौर से पूर्ण नहीं है, और इसीलिए वे लगातार खोज कर रहे थे एक ऐसी आदर्श समाज की, एक ऐसे आदर्श राम राज्य की जहां पर पूर्णता हो। गांधी की निगाह में कुछ भी पूर्ण नहीं था उस समय, इसलिए उनके लिए राम राज्य एक यूटोपिया भी था, एक कल्पना लोक था कि भविष्य में एक ऐसा राज्य होना चाहिए जहां ऐसा हो, जहां भी ऐसा है नहीं है, जहां बराबरी नहीं है, जहां अभी भी हिंसा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि सन 47 में, ये मई की बात है, मई का महीना 47 का ऐसा था जब काफी हिंसा हो रही थी, हिंसा बड़े पैमाने पर हो रही थी, पार्टीशन की का होना तय हो चुका था। उस सांप्रदायिक हिंसा के दौर में फिर गांधी जी से किसी ने पूछा किसी ने, अब आप बताइए राम राज्य के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, हाँ, ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसा जो माहौल है, इसमें तो मुझे लगता है कि राम राज्य मुश्किल चीज है, इस तरह का राम राज्य नहीं है, ऐसे में राम राज्य मुश्किल हो गया। तो साफ जाहिर है उनका राम राज्य उस वक्त धरती पर कहीं नहीं था, उसे लाने का वो तस्वुर देख रहे थे। वो जो फैज अहमद फैज का एक शेर है, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, उनकी नज्म की एक लाइन है। तो गांधी के लिए भी यूं न था फकत हो जाए, फिर भी चाह रहे हैं। तो गांधी का राम राज्य एक यूटोपिया है जहां स्त्रियां बराबर की होंगी। जिस समाज में स्त्रियां, जो बलरामपुर में हुआ,
जो हाथरस में हुआ, जो बर्ताव हो रहा है जातियों के साथ, जो बर्ताव हो रहा है अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के साथ, वो बर्ताव करने वाले लोग रामराज की बात करें तो केवल शर्म ही महसूस की जा सकती है, तो देखा जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि गांधी का रामराज भविष्य के भारत के राजनीति एक अवधारणा थी, बड़ा सपना था। इस संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ, गांधी को एक आलोचना के रूप में करना चाहिए, जो तार्किकता की कसौटी पर, जो विवेक की कसौटी पर सामाजिक मूल्यों को कसता है, जो व्यक्ति के आचरण को की कसौटी पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को कसता है, जहाँ उसके लिए जाति धर्म नहीं सारी चीजें गौण हो जाती है। ये ध्यान देने की बात है। ऐसा महापुरुष पैगंबरों की श्रेणी में आता है, ऐसा महापुरुष केवल राजनेता या केवल कहना चाहिए महात्मा पर काफी नहीं है। महात्मा को बहुत हुए हैं और तमाम हमने देखा साधु संत लोग आजकल हिंदुस्तान की खेलों में अपना प्रदर्शन दे रहे हैं। ऐसे में गांधी का महात्मा होना या टैगोर का उनको महात्मा कहा जाना, इस चीज को स्वीकार करना था कि गांधी एक अच्छे इंसान की बात कर रहे थे। और इसलिए गांधी दरअसल हृदय परिवर्तन के जरिए वे तमाम काम करना चाह रहे थे जिनको करने की बड़ी जल्दी थी उस वक्त के तमाम लोगों। बहुत सारे लोग थे जो हिंसा के जरिए समाज को बदलने का सपना देख रहे थे। गांधी ने उनके बारे में कहा कि वे सही लोग हैं, उनके इरादे नेक हैं, वे अच्छा काम करना चाह रहे हैं, मगर मेरी अपनी समस्या, गांधी कहते थे, ये है कि मैं समझता हूं इस हिंसा से कोई सार्थक समाज नहीं बन पाएगा, हिंसा हमें दूर तक नहीं ले जाएगी। और तब उन्होंने एक व्यक्ति का खास तौर से जिक्र किया था। जिस समय उस व्यक्ति ने हिंसा की थी, मदन लाल ढींगरा एक बहादुर देशभक्त था। उसने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की इंग्लैंड में 1909 की बात है। गांधी वहां मौजूद थे और बाद में गांधी जी ने अपनी स्वराज में लिखा भी कि जहां तक देशभक्ति का सवाल है, मैं मदन लाल ढींगरा के जज्बे को समझता हूँ, बहादुर थे, देशभक्त थे वो, मगर उन्होंने हिंसा की, उसका परिणाम क्या निकला, क्या उससे फायदा हुआ? तो सवाल ये है कि गांधी के लिए अहिंसा एक जीवन मूल्य के रूप में है, अहिंसा केवल रणनीति नहीं है। और गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में, जब हिंसा प्रचंड रूप से बढ़ रही थी हिंदुस्तान में विभाजन से पहले और बाद के दौर में, तो गांधी बहुत ही हताश महसूस कर रहे थे और बार बार अपनी प्रार्थना सभाओं में भी यही कह रहे थे कि क्या हमने इसी तरह का मानस तैयार किया था, कहाँ गलती हो गई हमारी अहिंसा की समझ में। हमारे लिए तो अहिंसा का मतलब था ऐसी हिंसा जो व्यक्ति को बेखौफ बनाती है और ऐसी हिंसा जो गरीब के पक्ष में खड़ी होती है। सवाल ये है, गांधी अपनी अहिंसा को अपने सामने दरकता हुआ देख रहे थे पार्टीशन के दिनों में, और तब भी वो दोहरा रहे थे कि जो भी है इस हिंसक माहौल में लोगों के मनों को पागलपन दूर करने के लिए, लोगों के मनों में सदाशयता पैदा करने के लिए अगर कोई चीज कामयाब होगी वो हिंसा नहीं हो सकती है, हिंसा ही होगी, दया होगी, प्रेम होगी, करुणा होगा। और गांधी ने ये करके दिखाया। कौन सोच सकता था एक ऐसा भी इंसान है? नोआखाली जल रहा था, कलकत्ता जल रहा था, और पार्टीशन के बाद सन 47 में जो स्थितियां बनी, गांधी निकले थे नोआखाली जाने के लिए, रोक लिए गए कलकत्ता में। कलकत्ता में बेतहाशा हिंसा का प्रसार हो रहा था। गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा, हिंदू कट्टरपंथियों से भी, मुस्लिम कट्टरपंथियों से भी, और गांधी ने किसी की चिंता नहीं की। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंसा की आग लगी हो, उन लपटों के बीच एक आदमी जाने का फैसला कर लेता है तो उसे अपने पर विश्वास है, अपने ईश्वर पर विश्वास है, अपने लक्ष्य पर विश्वास है, और सबसे बड़ा विश्वास है जनता पर। गांधी को पता था कि अगर मैं उपवास पर बैठूंगा हिंदुस्तान की जनता मुझे मरने नहीं देगी, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता मुझ में आस्था रखती है, वैसे ही जैसे मैं ईश्वर में आस्था रखता हूँ। हम लोगों ने मिलकर काम किया है, ये ध्यान देने की बात है। तब मैं यह जोड़ना चाहता हूँ कि गांधी से पहले
दुनिया का कोई भी राजनेता जनता के संपर्क में नहीं रहा। दुनिया की जितनी भी क्रांतियां हुई वो मध्य वर्ग की क्रांतियां थी। 1789 की फ्रांस की क्रांति, 1917 की बोल्शेविक क्रांति, 1776 की अमेरिका की क्रांति, और इसके बाद भी 1871 का पेरिस कम्यून का जो अपना कहना चाहिए एक उदाहरण था। जितने भी चीजें थी कहीं भी आम जनता की भागीदारी नहीं थी। गांधी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जो अपने हर कर्म में, अपने हर विचार में जन सामान्य को, बड़े लोगों को नहीं। डॉक्टर वकील तो तब भी थे जब कांग्रेस 1885 में बनी थी। गांधी राजनीति को बड़े लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर सड़क पर लेकर आए, ये गांधी का योगदान है। गांधी ने राजनीति करने का शऊर सिखाया, हलवाहे को सिखाया, किसान को सिखाया, भूमिहीन इंसान को सिखाया, मजदूर को सिखाया उन्होंने। और इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है, हिंदुस्तान लौटने के बाद गांधी जी ने जो शुरुआती 2 बड़े संघर्ष किए, वो संघर्ष, पहला संघर्ष था चंपारण का किसानों के पक्ष में, और दूसरा संपर्क था अहमदाबाद की मिल के मजदूरों के पक्ष में जो अपने लिए, अपने अधिकार की लड़ रहे थे। तो गांधी जी ने पहला संघर्ष हिंदुस्तान में किया किसानों के लिए, फिर किया मजदूरों के लिए, और सबसे बाद में आए मध्य वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए, जब उन्होंने 1919 में रोल एक्ट का विरोध करना शुरू किया। ये ध्यान देने की बात है। तो गांधी के लिए, गांधी से पहले किसी और व्यक्ति ने राजनीति में जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की थी। मगर इसमें एक बात और जोड़ी जानी है, वो ये जोड़ी जानी है कि जनता का मतलब समाज के केवल खाए अखाए तबके नहीं थे। जनता का मतलब सबसे मजदूर गरीब किसान था। गांधी का दरिद्र नारायण, गांधी अपने हर कर्म की कसौटी मांगते थे कि अगर मेरे किसी कर्म से दरिद्र नारायण की जिंदगी में थोड़ी बेहतरी होती है, अब तो वो कर्म करने योग्य है, अन्यथा वो कर्म करने योग्य नहीं है। गांधी जी ने बात और कहा है, उनका वक्तव्य काफी चर्चित रहा है। जब संकट की घड़ी हो, जब समाज जल रहा हो, उस समय ये सवाल नहीं पूछते आपस में तुम्हारी विचारधारा क्या है, तुम किस पार्टी के हो, कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है बुलाओ। तब भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश नहीं की जाती, तब राजनीतिक विचारों की बात नहीं होती, तब दल की बात नहीं होती, तब एक ही चिंता होती है, इस समय मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं यह बुझा सकूं, इस समय मेरे लिए ऐसा कौन अनुकरणीय कर्म है जिस काम को करने से लोगों में हौसला बढ़े और जिस काम को करने से प्रेरणा हो और लोग आग बुझाने के काम में सामने आए। यहाँ पर व्यक्ति के कर्म की प्रतिष्ठा है। एक इंसान बड़ी से बड़ी सत्ताओं को चुनौती देने का काम कर सकता है अगर उसकी नीयत साफ है, अगर उसमें अपने में और अपने साथियों में भरोसा है। गांधी जी ने पैगंबर मोहम्मद के साथियों से, सहाबा से यही सबक सीखा था। उन्होंने कभी भी मोहम्मद साहब का साथ नहीं छोड़ा और लगातार आड़े रहे। आप क्या समझते हैं, जिन 72 लोगों ने करबला में यजीद से संघर्ष करने गए थे, क्या वह 72 लोग को वो मुबालता था, क्या गलतफहमी थी कि वे यजीद को हरा देंगे? वे लड़ रहे थे आदर्श के लिए, अधिकार के लिए, संघर्ष के लिए, जीवन मूल्यों के लिए। और गांधी ने करबला के शहीदों को आदर्श सत्याग्रही माना है कि जानते हुए भी कि परिणाम विपरीत हो सकते हैं, फिर भी वो मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये ध्यान देने की बात है। इसलिए गांधी की धर्म की अवधारणा, गांधी के रामराज्य की अवधारणा, इन तमाम चीजों के बारे में एक खास किस्म का पूंगापंथी सोच समाज में चल रहा है। उनकी भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है, क्योंकि गांधी लगातार एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश कर रहे थे। हर क्रांति के बाद, आप बताऊं मैं आपको, हर क्रांति के बाद क्रांतिकर्ताओं ने एक नए समाज का सपना देखा है, एक नया मानव गढ़ने का। यही बात रूस की क्रांति के बाद सोची गई थी, हम एक नया इंसान बनाएंगे। माओ ने अपनी क्रांति के बाद एक नया मानव गढ़ने का सपना देखा। ट्रॉट्स्की ने तो कहा ही बाकायदा रूस में परमानेंट रिवॉल्यूशन, क्रांति कोई खत्म नहीं होती,
लगातार क्रांति की प्रक्रिया चलती रहती है, तभी समाज अच्छा बनता है। तो गांधी भी एक नया मानव गढ़ने का प्रयास कर रहे थे, एक ऐसा इंसान जो अपने दुख दर्द को भूल चुका हो, एक ऐसा इंसान जो संपत्ति के मोह से दूर हो, ऐसा इंसान जो गीता का, और गांधी जी गीता को आदर्श इसलिए मानते थे कि वहां पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है इसके लिए सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, इसके लिए हार जीत, सुख दुख, जीत हार महत्वपूर्ण चीजें नहीं है। महत्व है अपने मूल्यों के लिए, अधिकार के लिए, और जो सत्य है, सत्य का आग्रह यही होता है, जो सही है, जो सत्य है, जो न्याय संगत है, उसके पक्ष में खड़ा होना। गांधी एक न्याय संगत, न्यायपरक व्यवस्था के पक्ष में लगातार खड़े हो रहे थे, ये ध्यान देने की बात है। और जिससे गांधी ने रेल के बारे में, गांधी जी ने डाकघर के बारे में, डॉक्टरों के बारे में सारी अपनी अवधारणाएं हिंद स्वराज की बदल दी, खारिज कर दी 1940 तक। और हिंदू मुस्लिम एकता में, स्त्रियों की बराबरी के सिद्धांत में, स्वराज पर, स्वदेशी पर, शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा पर उनका विश्वास कभी भी नहीं डिगा। ये ध्यान देने की बात है, इसको मैं विशेष आदर से कहना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि कुछ और खास जो पड़ाव है गांधी जी के संघर्ष के, उसका मैं जिक्र कर दूं, वो संक्षेप में करना चाहता हूँ यहाँ पर। गांधी के बारे में अक्सर कह दिया जाता है, और ये बात हमारे क्रांतिकारी दोस्त कहते हैं कि 1921 में गांधी जी ने 1922 में अगर असहयोग आंदोलन वापस न लिया होता तो सब चीजें ठीक हो जाती, तत्काल भारत आजाद हो गया। सवाल ये है कि क्या हम आज भी ये महसूस करते हैं कि हम ऐसा समाज बना पाए हैं कि जहां हम आसानी से चीजों को हासिल कर सकें? आज भी लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में हैं, आज भी हमारी संवैधानिक आजादियां खतरे में हैं, खतरा लगातार बना रहता है। गांधी को उस वक्त, आप कल्पना कीजिए, आज से 70 वर्ष मान लें, अगर हम केवल गांधी की हत्या हुई थी उस समय मान लें, उस समय तक के समाज में कौन ऐसा व्यक्ति था जो लगातार गरीबों के पक्ष में खड़ा होता? कौन लोग थे जो क्रांति की बात तो करते थे, मगर जिन्होंने अपने साथ जन सामान्य को जोड़ने की कोशिश करती थी? गांधी को लगता था कि वही असली आजादी है, वही असली स्वराज्य है, जिसको लाने में हर आदमी की भागीदारी है, स्टेक है। जिस व्यवस्था में हर नागरिक का स्टेक होगा, उस व्यवस्था को लोग सम्मान देंगे, उसे प्यार करेंगे। उन्हें पता था कि अगर अहमदाबाद के मिलों की हड़ताल में आर पार की लड़ाई हो जाएगी और अहमदाबाद के मिल मालिक अगर फैसला कर लेंगे हमेशा के लिए अपनी मिल बंद करने का, तो नुकसान ज्यादा किसका होगा? नुकसान उन मजदूरों का होता जिनकी रोज की मजदूरी खत्म हो गई होती। गांधी ने दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश की। गांधी जी के बारे में एक बात अच्छी कही है इरफान हबीब साहब ने। उन्होंने कहा कि गांधी जी दरअसल आम जनता को जागृत कर रहे थे, जागरूक बना रहे थे, लड़ने का हौसला दे रहे थे, साहस दे रहे थे। और जो लोग उत्पीड़क थे, अत्याचारी थे, उनको बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनको समझा बुझा रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि तुम्हें किस तरह से एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तुम्हें खराब इंसान नहीं बने रहना चाहिए, ये सिखा रहे थे। तो गांधी जो कर रहे थे वो एक प्रयोग था। गांधी ने अपनी आत्मकथा का नाम ही दिया है सत्य के प्रयोग। गांधी लगातार जिंदगी में प्रयोग ही कर रहे थे। प्रयोग था आतताई को, जो प्रयोग किया था बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल को एक सामान्य इंसान बना दिया था, शांतिप्रिय व्यक्ति बना दिया था। गांधी भी तमाम लोगों का हृदय परिवर्तन कर रहे थे। और यह अनायास नहीं है कि गांधी के दौर में, उस वक्त की, गांधी के वक्त की 20 के दशक में, 30 के दशक में, 40 के दशक में जिन लोगों की वकालतें 10-10 हजार की थी उस वक्त में, उन लोगों को खादी पहनाने पर ले आए गांधी जी। ये तमाम राजे रजवाड़ों के तमाम ऐसे प्रतीक थे जिन्होंने मोटी खादी पहनी तो पहनते रहे लगातार जिंदगी भर में भी। एक छोटी मोटी बात नहीं थी। अक्सर लोग कह देते हैं कि गांधी चरखा की बात करते थे, तकली काटते रहते थे, क्या फर्क पड़ता उससे? जी हाँ, गांधी समझते थे केवल उसका फर्क क्या पड़ता है। गांधी ने चरखे को महत्व देकर, मैंने कहा
कि जिस शारीरिक श्रम की महत्ता बढ़ाई थी, तो चरखा और करखा दो चीजें हिंदुस्तान की उस आर्थिक व्यवस्था की जान थी जो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में थी। भारत की पारंपरिक आर्थिक व्यवस्था चरखे पर टिकी थी, करघे पर टिकी थी। ढाका का मलमल मशहूर हुआ करता था उस वक्त में भी। गांधी जी ने बताने की कोशिश की कि अगर हम फिर एक बार चर्चा और चरखा और करघा के माध्यम से शारीरिक श्रम को महत्व दें, लोग अपनी जरूरत की चीजें कम से कम अपने सीमित संसाधनों में भी प्राप्त करना शुरू कर देंगे, तो जो हवस है, जो प्रलोभन है, जो लालच है, उस लालच में कमी आएगी। आज हम क्या देखते हैं, एक के बाद एक चीजें बढ़ रही हैं। इंसान कमतर हो गया है, चीजें हावी हो गई हैं। इंसान की पहचान चीजों से होती है, और गांधी चाहते थे कि चीजें गौड़ हो जाएं। जब गांधी ने लगोटी बांध ली थी, वो सिर्फ ये चाहते थे कि इंसान को अपनी न्यूनतम जरूरतों के साथ जीवन बसर करना चाहिए, और जब तक समाज में हर व्यक्ति के लिए पर्याप्त कपड़े नहीं है, पर्याप्त खाद्यान्न नहीं है, तब तक अच्छा खाने पर, अच्छा पहनने पर शर्म महसूस होनी चाहिए, ग्लानि महसूस होनी चाहिए। और गांधी ने एक बड़ा काम किया था कि अपने दौर के बड़े लोगों के मनों में ये ग्लानि उत्पन्न कर दी थी। उस ग्लानि का ही मतलब था, परिणाम था कि जिस समय गांधी जी ने 1925 में बाबा साहब के साथ समझौता करने के बाद और आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की, ये आरक्षण की व्यवस्था, इससे बड़ी परेशानी होती है उन लोगों को भी जो ताकतवर लोग हैं पुराने वक्त के, उन लोगों को भी जो बड़े क्रांतिकारी हो गए हैं आरक्षण पाने वालों में से। गांधी जी ने कहा था इस आरक्षण की व्यवस्था से एक बात सुनिश्चित होगी कि तमाम जो समाज के संपन्न लोग हैं, जिनके हाथ में सत्ता है राजनीति की, अर्थनीति की, वे ये समझेंगे कि वे कोई चीज सरकार करके नहीं दे रहे हैं, दान नहीं दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, कि अधिकार है। आरक्षण एक अधिकार है, गांधी ने स्थापित किया कि जो भी राजनीतिक आर्थिक अधिकार गांधी जी ने दिलाए उन तमाम लोगों को जो अस्पृश्य थे कहे जाते थे उस समय, वो गांधी जी ने बराबरी के आधार पर दिलाए। इसे अनुनय विनय के आधार पर नहीं, उनकी संवैधानिक व्यवस्था बाद में सुनिश्चित की गई। ये गांधी का सपना था कि किसी के रहमो करम पर नहीं, अपने अधिकार से इन लोगों को ये ताकत मिलनी चाहिए। दूसरी बात साथ साथ ये भी शामिल है कि गांधी ने दो चीजों को कभी बर्दाश्त नहीं किया, एक बहुसंख्यकवाद और एक भारत की जो बहुलता है, जो डाइवर्सिटी है, जो प्लुरलिटी है भारत की, हर तरह के रंग रंग के अलग अलग फूल हैं। मणिपुर के लोगों का पहनावा फर्क है, चेहरे मोहरे फर्क हैं, दक्षिण के लोगों का चेहरा भर फर्क है, पहनावा फर्क है, खान पान फर्क है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। गांधी आजीवन इस बात को कहते रहे कि ये बहुलता ही भारत की ताकत है, डाइवर्सिटी भारत की ताकत है, और भारत की इस डाइवर्सिटी को, इस प्लुरलिटी को खत्म करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हमें ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए। तो आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब है भारत की बहुलता, जहाँ हर जाति के लोग, हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग, हर लिंग के लोग बराबरी पर रहेंगे, सबके बराबर के अधिकार होंगे। ये ध्यान देने की बात है, बात कही जानी चाहिए। फिर एक बात और भी जिसका मैंने जिक्र किया, बहुसंख्यक बात की जो मैंने बात की, गांधी जी ने साफ कर दिया है हिंद स्वराज में ही, 1909 के हिंद स्वराज में ही गांधी जी ने साफ कर दिया है कि सिर्फ इसलिए किसी की संख्या ज्यादा है इसीलिए ही उसको अधिक अधिकार नहीं मिल जाते हैं। सबके अधिकार बराबर हैं, अल्पसंख्यकों के भी अधिकार बराबर हैं और बहुसंख्यकों को। समाज में लोकतंत्र की व्यवस्था का मतलब केवल ये नहीं है बहुसंख्यक लोग राज करेंगे। समाज में अगर एक व्यक्ति भी अपने को अपमानित महसूस करता है तो वो व्यवस्था गैर लोकतांत्रिक मानी जाएगी। ये गांधी जी के यहाँ साफ साफ समस्या क्या है कि गांधी जी ने जो कुछ भी लिखा वो 100 से 100 जिल्दों में वो लिखा हुआ है। गांधी जी पर 3000 के ऊपर किताबें छप चुकी दुनिया भर में। कौन पढ़ता है? किसके पास समय पढ़ने का? 2-4 वाक्य रख ली जाते हैं, उनका प्रचार हो जाता है और कहना शुरू हो जाता है कि गांधी जी को जो कुछ भी अच्छा पाए वो तो वैष्णव धर्म को कहने के लिए। यही बात है, गांधी जी वैष्णव इस अर्थ में थे
कि अगर किसी को पीड़ा होती है, गांधी पैसों जनतो तेने कहिए पीर पराई जाने दे, तो दूसरे का कष्ट रोकते हैं। अगर कोई लिंच हो रहा है, किसी की हत्या की जा रही है, उसके साथ खड़ा होना, ये गांधी सिखाते हैं। गांधी नोआखाली गए थे, खड़े होने उनके पक्ष में, जो मुस्लिम पिट रहे थे, हिंदू पिट रहे थे। गांधी जी बिहार गए उनके पक्ष में खड़े होने के लिए, जो वहां पर मुस्लिम पिट रहे थे। गांधी को हर एक की चिंता थी, चाहे वो हिंदू था मुसलमान था, जो पीड़ित था उत्पीड़ित था, गांधी उसके साथ खड़े थे। हमें उत्पीड़न के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ खड़ा होना है। जो जाति कर रहा है, वो चाहे जिस धर्म संप्रदाय का हो, उसके खिलाफ बोलना, और जो जो जिसके साथ जाति हो रही है, उसके पक्ष में खड़ा होना, ये गांधी का बड़ा जुर्म है। इसलिए आज 2 अक्टूबर को गांधी जी को याद करते रहने का मतलब ये है कि बापू, हम तुम्हारे सपनों का आदर्श राम राज्य नहीं बना पाए, तो तुम खुद ही शंकालु हो गए थे। 47 में ही तुमने सोच लिया था कि ये समाज राम राज्य के लायक नहीं है, जहां माहौल बन गया है। मगर आज कम से कम हम गांधी तुम्हारे जन्मदिन पर ये अगर संबंध ले सकें, ये संकल्प ले सकें कि हम जो भी राजनीतिक सामाजिक कर्म करेंगे, उस कर्म में महिलाओं की बराबर की भागीदारी होगी, दलितों के बराबर की भागीदारी होगी, और अगर समाज में कोई भी अल्पसंख्यक कहा जाना व्यक्ति, चाहे अल्पसंख्यक भाषाई हो, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हो, अगर उसके साथ कोई जुल्म जाति होती है, हम उसके पक्ष में खड़े होंगे। और ये अगर फैसला हम कर लेते हैं, तो गांधी हम कोशिश करेंगे। अकिंचन लोग हैं, हमारे पैरों की धूल भी नहीं है, मगर गांधी हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि आने वाले दिनों में हम और ज्यादा कोर्ट से पैदा नहीं होने देंगे। तुम्हारी हत्या हो गई, हम शर्मिंदा हैं कि अभी भी गोडसे के मंदिर बन रहे हैं इस देश में, शर्म होती है, हम अपने को असहाय महसूस करते हैं। शायद इसलिए हमें वो कमिटमेंट नहीं है, वो हमें आस्था नहीं है, वो दृढ़ता नहीं विश्वास की जो आप में थी। हम अभागे हैं, मगर हमें संकल्प लेते हैं। आप आज के दिन 2 अक्टूबर के दिन बापू, हम निश्चित तौर पर तुम्हारे जैसा साहस पैदा करेंगे। निश्चित तौर पर हम गैर बराबरी के खिलाफ खड़े होंगे। निश्चित तौर पर हम किसी को, किसी इंसान को लिंच नहीं करने देंगे। और ये भी संकल्प लेते हैं कि हम निश्चित तौर पर बहुसंख्यकवाद को लोकतंत्र के नाम पर चलने नहीं देंगे। ये तमाम संकल्प हैं जो आपने जो 11 एकादश प्रतिज्ञाएं की थी, आपने जो 7 पाप गिनाए थे, हम सबके साथ अपने आप को जोड़ते हुए ये वादा करना चाहते हैं कि आज 2 अक्टूबर का दिन ये संकल्प लेने का दिन है कि हम गांधी के अहिंसा के सिद्धांत, हिंसा वो भी करता है, हिंसा सरकार करती है, गलत है। हिंसा करना चाहिए, गांव का बड़ा किसान करता है, गलत है। हिंसा परिवार में पति करता है पत्नी पर, गलत है। हिंसा के जितने भी आयाम संभव हैं, हिंसा के हर आयाम का हम जमकर विरोध करेंगे। और जब तक हिंसा समाज में कायम रहेगी, हम जानते हैं आपका रामराज्य आने वाला नहीं है। आपके रामराज्य की पूरी शर्त है अहिंसा होनी चाहिए, और पूरी शर्त है दया होनी चाहिए। और तुलसीदास जी ने कहा ही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अपनाई। पता नहीं कैसे लोग हैं तो तुलसी के बाद भी कई बार कर देते हैं, और पर पीड़ा में उनको संकोच नहीं होता। किसी का मारा जाना, हत्या हो रही है सामने, उसमें खड़े हो जाना, निश्चित तौर पर ऐसे लोग हैं जो हत्यारों को हत्या करते देखते रहते हैं, उसका मोबाइल से फोटो लेते हैं। गांधी जी, यही बात है कि समाज आपकी जब हत्या हुई थी तो तमाम लोगों ने समझा था कि उन्होंने अहिंसा की, सत्याग्रह की, सत्य की, सबकी हत्या कर दी है। आज दुनिया भर के हर देश में जहां कहीं भी अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ संघर्ष हो रहा है, वो अफ्रीका में हो तो अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि जर्मनी में जुलूस निकल रहा है, बाकायदा गांधी की फोटो लेकर जुलूस में भी। दुनिया के हर देश में गांधी प्रतिरोध का प्रतीक है, गांधी अहिंसक सत्याग्रह का प्रतीक है, गांधी इंसान को इंसान बनाने के सपने का प्रतीक है, और गांधी इंसान के अंदर दबी हुई हैवानियत को बाहर लाने की कोशिश करता के लिए छटपटाता एक महामानव है। और मैं जानता हूँ गांधी, तुम तो दरअसल बौद्ध, महावीर, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद, गुरु नानक की परंपरा के महामानव हो, पैगंबर हो, मसीहा हो, जिन्हें
यहाँ के लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। निश्चित तौर पर तुम्हारे आदर्शों को अमल में लाने की कोशिश जितना हम कर सकेंगे उतना हम तुम्हारे प्रति अपना सम्मान अर्पित कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं डॉक्टर अंशु आपको, डॉक्टर सीमा पुनी जी आपको और आपके सभी साथियों को, अंशुमाली जी को, मोनिका अवस्थी, मोनिका श्रीवास्तव को और जो लोग सुन रहे हैं सभी को हम देख पा रहा हूँ। हमारे दोस्त जो हैं ब्रजेंद्र पांडे जी भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे सुना। मैंने बहुत सारी ऐसी बातें भी कही हैं जिस पर संभव है असहमतियां हो लोगों को, उन असहमतियों पर मैं तर्क के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं भी किसी जगह बहस करने को तैयार हूं। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंशु। थैंक यू सर।